देख भाई, हमने गोस थ्योरम पढ़ी थी। गोस थ्योरम क्या बता रही थी कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, क्या है, क्लोज सरफेस। मैंने एक स्फेयर ले लिया, क्या ले लिया, स्फेयर। कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हो आप, कोई भी, एनीथिंग, समझ रहे। बस सिमेट्री वाली होनी चाहिए। अगर इसके सेंटर में मैं कोई चार्ज रख दूं तो उस चार्ज से क्या निकलेगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से पास होता है, किसी एरिया से परपेंडिकुलर पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है। देखो ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे कैसे पास कर रहा, परपेंडिकुलर पास कर रहा। इसकी जितनी भी डेरिवेशन थी, प्रूव करना, सब बता दिया था मैंने। तो मैंने बताया था, देखो जो फ्लक्स निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई डॉट ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, ई ए कोस थीटा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एक एरिया कट करूँ तो इसका एरिया वेक्टर किधर को आएगा, इधर को, और बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर को आएगा, इधर को। तो इनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो भाई यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, ई ए कोस थीटा में क्या रख देंगे, 0 डिग्री, तो क्या निकल का होगा बेटे, ई ए। तो फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला तो ये था। अब गोस क्या कह रहे थे, गोस कह रहे थे कौन बार बार झंझट में पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से फॉर्मूला लगा होगा। वे कह रहे अगर हमारे पास एक क्लोज 3D सरफेस है, क्या है, क्लोज 3D सरफेस, अगर उसके अंदर हम एक चार्ज रखते हैं तो उससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या ऐसे बोल सकते हैं बेटे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू चार्ज। वो क्यू चार्ज कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सके, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो बात होगी थी, चलो हमने ये सब चीज देख ली थी। अब बात देखेंगे गोस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या होती है। तो गोस थ्योरम का यूज कहाँ कहाँ कर सके, देखो बेटा गोस थ्योरम से जो डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने इस चैप्टर में तो एनसीईआरटी ने बहुत कम डेरिवेशन दे रखी, पर आगे जाके जब पढ़े ना तो इसकी बहुत सारी डेरिवेशन आवे। सबसे बड़ी डेरिवेशन क्या आवे बेटे, हमें पहली इसकी एप्लीकेशन लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। तो गोस थ्योरम की एप्लीकेशन से हमें क्या फाइंड करना कि बेटे देखो गोस थ्योरम लगा के हमें क्या फाइंड करना, हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब ये नहीं कि यहाँ तक पाकिस्तान में चले गए भाई, ऐसा वायर जिसकी लेंथ आप मेजर नहीं कर पा रहे। अगर मैं यहाँ एक कीड़ी को बिठा दूँ तो उस कीड़ी को क्या दिखेगा, पूरा बॉडी क्या है बेटे, इनफाइनाइट। क्लियर है। तो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। केवल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं है, इस पर बेटे इक्वली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे वायर पर क्या है बेटे, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। इस तरीके से पूरे वायर पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये कह रहे हैं हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है और इससे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं इसकी डेरिवेशन नॉर्मली तरीके से करूँ तो बेटे इसकी डेरिवेशन में बहुत बड़ी डेरिवेशन हो, अगर गोस थ्योरम लगा कर करूँगा फट देसी आंसर आ जाएगा। तो बेटे किसी भी वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, वो कितनी आती है, इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। कितनी आती है बेटे, 2k लैम्डा अपॉन आर। ये हमें क्या करना बेटे, प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो जी देखते हैं। ठीक है बेटा। तो गोस थ्योरम क्या कहती है, गोस थ्योरम कहती है पहले जो भी चार्ज है भाई, कोई भी चार्ज हो, उस चार्ज को एक 3D क्लोज सरफेस में क्या कर दो, बंद कर दो। अब इस लॉन्ग वायर को किस तरीके से बंद कर सके, देख बेटे ये मार्कर है, क्या है, मार्कर। अरे इस मार्कर के अंदर क्या है, इस तरीके से रिफिल है, क्या है ये, इसे मान लो ये लॉन्ग वायर है और इस पर क्या है, चार्ज है। अब मुझे इसे बेटे 3D सरफेस के अंदर बंद करना है, तो इसके लिए बेस्ट 3D सरफेस क्या रहेगी, एक सिलेंडर। ये सिलेंडर रहेगा, कौन सा, सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर के अंदर डाल दूं होगा कंप्लीटली पैक, होगा पूरी तरीके से 3D सरफेस में बंद। ठीक है। तो बेटे अगर मुझे इससे आर डिस्टेंस पर गोस थ्योरम लगानी, तो गोस थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एक सिमेट्रिकल, ऐसा नहीं कि ऐसा देखो टेढ़ा मेढ़ा नहीं डालना, बिल्कुल सेंटर में। कहाँ डालना, बिल्कुल सेंटर में।
मान लो एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया मैंने, क्या कर दिया बेटे, एक सिलेंडर। जहां तक मुझे फाइंड करना, जिस पॉइंट तक फाइंड करना, वहां तक क्या ड्रॉ कर दूंगा बेटे, एक सिलेंडर। यहाँ से भी आर डिस्टेंस रहनी चाहिए सिलेंडर की, और यहाँ भी आर डिस्टेंस। इसका मतलब हमने कहाँ डाला इसे बेटे, सेंटर में डाल दिया। और क्या ड्रॉ कर दिया, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, सिलेंडर। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस भी कितनी, आर, ये डिस्टेंस भी कितनी, आर। क्लियर है। तो देखो बेटा, कभी भी हम इस तरीके से लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जाता है वो बहुत ही छोटे चार्ज की वजह से बताया जाता है, और इस पर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे एक छोटा सा चार्ज क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे बेटे, डी क्यू। अगर तुम्हें नहीं पता तो इससे पहले एक चीज पढ़ाई जाती है बेटे, एक टॉपिक होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक चीज होती है बेटे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी पता क्या हो, पता, इसे डिनोट करते हैं लैम्बडा से। किससे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से। मान ले बेटे तेरे पास एक 10 मीटर लंबा तार है, क्या है, वायर है, और इस वायर पे बेटे चार्ज, पूरे पे चार्ज फैला हुआ, पूरे पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। 10 मीटर लंबे चार्ज पे, इस पे तार पे मैंने कहा 20 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है बेटे, 20 कूलम का। और कोई मेरे से पूछे 1 मीटर पे कितना चार्ज है, भाई 1 मीटर पर कितना चार्ज है, तो मैं क्या कहूंगा बेटे, मैंने कहा 10 मीटर पर कितने कूलम का चार्ज है, 20 कूलम का। तो 1 मीटर पर कितना कूलम का चार्ज है, 20/10, यानी कि 2 कूलम पर मीटर। तो बस यही वो चार्ज डेंसिटी कि पर यूनिट वायर, जो भी तुम्हारा वायर है उसमें से उसका पर यूनिट हिस्सा, उस पर कितना चार्ज है। तो बेटे 10 मीटर का वायर था, इसका पर यूनिट हिस्सा क्या पाओगा, 1 मीटर। ठीक है बेटा, अगर 100 मीटर का होता तब भी क्या, 1 मीटर। ठीक है, तो पर यूनिट वायर पे चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्बडा। तो अब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना, तो मैंने कहा भाई एल, इस वायर की लेंथ क्या मान ली, एल, और इस पर चार्ज कितना है बेटा, क्यू, कि एल लेंथ पर कितना चार्ज है, क्यू, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन एल। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या होता है, क्यू अपॉन एल। क्लियर है बेटे। तो जहां भी अगर इस तरीके से की बात होगी तो वहां पर मैं क्या करूंगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल दूंगा। ठीक है बेटा। तो देखो, और इस क्यू की जगह मैं क्या लिख सकूं बेटे, लैम्बडा एल भी लिख सकूं। क्या लिख सकूं, लैम्बडा एल। अगर पूरा चार्ज निकालना तो क्या करूंगा, पर यूनिट की डेंसिटी और लेंथ से क्या कर दूंगा, डिवाइड। अगर मुझे पर यूनिट की पता, फिर मेरे से कितनी की पूछ लो, मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है बेटा। अब देखो, मैं पूरे चार्ज, पूरी इसकी वजह से तो बता नहीं सकता, पूरे चार्ज की वजह से, पूरे पे चार्ज कितना है, क्यों। तो बेटे मैं इसमें से छोटा सा एलिमेंट डी क्यू कट करूंगा। क्या करूंगा, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू कट करूंगा। और डी क्यू कट करके अब इसके कारण बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो है नहीं टेढ़ा मेढ़ा कहीं को निकल जाएगा। इससे सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे, नुनी जाने का ऊपर नीचे को टेढ़ा मेढ़ा, कैसे जाएगा बेटे, ऐसे। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता आर डिस्टेंस पर किसी वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है बेटे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, डी क्यू, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बेटे इस गॉसियन, ये मेरी क्या है, ये जो मैंने चारों तरफ इसके ड्रॉ करी, ये है मेरी गॉसियन सरफेस। क्या है बेटे, गॉसियन सरफेस। क्लियर है, ये मेरी गॉसियन सरफेस होगी। अब इस गॉसियन सरफेस में अगर मैं छोटा सा एरिया काट लूँ, इस छोटे से एरिया को हम क्या बोलेंगे, डी ए। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर को आएगा, इधर को। और बेटे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर को आ रहा, इधर को। तो अगर मैं फ्लक्स, नॉर्मल फॉर्मूले से फ्लक्स फाइंड करूं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो बेटे ई तो क्या है, देखो ई, अगर मैं आर डिस्टेंस पे, यहाँ भी ई सेम, यहाँ भी ई सेम, ई भी सेम, ई भी सेम, हर जगह ई क्या है, सेम है। तो ई क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से क्या कर लूंगा, बाहर। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, ए। तो बेटे ई ए, और यहाँ पे ई डॉट ए है, तो क्या कर लेंगे बेटे इसे, ई ए कोस थीटा। और फाई इक्वल टू, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल कितना है बेटे, तो इसे क्या करेंगे, 0 डिग्री है, तो ई ए कोस 0 डिग्री। तो बेटे यहाँ पे फाई हमारा क्या होगा, ई ए। क्लियर है। तो ये हमारा निकल के आ गया फ्लक्स। क्लियर है, क्या निकल के आ गया बेटे, फ्लक्स। इस पूरे इससे कितना निकल के आ रहा।
क्या अब एक बात करो, एक बात बताओ बेटे, जब इसे बंद करेंगे तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रहा? अभी हम मान रहे हैं एक सिलेंडर में कितनी सरफेस हो, एक सिलेंडर में 3 सरफेस हो, एक तो ये, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये एक ये एक ये, तो 3 सरफेस है, एक ये। तो इसको देख, इससे निकलने वाला फ्लक्स हमने मान लिया φ1, ऊपर से निकलने वाला फ्लक्स हमने क्या मान लिया φ2, और नीचे से फ्लक्स निकलने वाला कितना मान लिया बेटे φ3, कितना मान लिया φ3, ठीक है। अब हमें देखना कि बेटे इससे इस वाली से तो कितना निकला फ्लक्स E, कितना निकला E। अब हमने ये देखा कि क्या ऊपर से भी निकल रहा है क्या फ्लक्स, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें एक एरिया वेक्टर काटना पड़ेगा। एरिया काट लिया, एरिया वेक्टर किधर को आएगा उसका ऊपर को, और बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जा रहा इधर को। तो बेटे इसके बीच में अगर मैं φ2 कैलकुलेट करूँ, क्या कैलकुलेट करूँ, ये तो मैंने क्या कैलकुलेट करा था बेटे φ1, मान लो ये φ1 है, ये φ2, ये φ3। अगर मैं φ2 कैलकुलेट करूँ तो φ2 क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। तो बेटे φ2 E तो कांस्टेंट है, E बाहर निकल गया, और dA का इंटीग्रेशन क्या होगा A। तो φ2 इज इक्वल टू E डॉट A, E डॉट A की जगह मैं क्या लिख सकूँ cos थीटा। तो φ2 इज इक्वल टू क्या आया बेटे EA cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, यानी कि बेटे φ2 के तो क्या होगा 0। अरे तुम खुद इमेजिन करो कि सरफेस किधर को इधर को, सरफेस किधर को इधर को, और फ्लक्स क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास कर रहा, इसके तो कोई परपेंडिकुलर पास ही नहीं कर रहा, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकल गया ऐसे, और इस सरफेस का तो कुछ ऊपर को गया है नहीं, इस सरफेस के ऊपर को तो कुछ गया ही नहीं, तो बेटे इस पर कोई चार्ज वो कोई फ्लक्स नहीं होता। तो φ2 क्या आ गया 0। अब φ3 देखोगे तो यहाँ एक एरिया काट लिया, इसका एरिया वेक्टर किधर को है इधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है बेटे इधर को, तो इसमें फिर से एंगल कितना होगा 90। तो φ3 फिर से क्या हो जाएगा बेटे EA cos 90। तो बेटे यो क्या हो जाएगा EA cos 90 क्या होगा 0। तो बेटे φ3 हमारा क्या आ गया 0। तो टोटल फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स फाई नेट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फाई नेट क्या निकल का होगा हमारा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो बेटे φ1 की वैल्यू तो कितनी निकल का आई EA, कितनी निकल का आई EA, φ2 क्या है 0 और φ3 भी क्या है 0। तो बेटे फाई नेट क्या निकल गया EA। ये तो हमारे नॉर्मल फॉर्मूले से निकल गया, कौन से फॉर्मूले से निकल गया नॉर्मल, जो नॉर्मल हम फॉर्मूला लगा रहे उससे निकल गया, ठीक है। अब बेटे हमने क्या कर रखा, और यहाँ पे अब जो लग सके क्योंकि बेटे हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई थी, क्या बनाई थी गॉसियन सरफेस, और बिल्कुल सिमेट्री से बना रखी, तो यहाँ पे क्या लग सके गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस से तो बनाई थी। गॉस थ्योरम क्या कहती है, अगर एक क्लोज सरफेस 3D सरफेस के अंदर सिमेट्री में एक चार्ज है तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, उससे जो फ्लक्स निकलेगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम देखो ये तो हमारे नॉर्मल फॉर्मूले से कितना फ्लक्स निकलेगा इतना, और हमने इसे क्लोज कर लिया तो क्लोज गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स निकलेगा फाई इज इक्वल टू कितना निकलेगा बेटे, कितना निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना है बेटे Q, कितना है Q, क्लियर है। क्या चार्ज मैंने ऐसे ही काटा, पूरा चार्ज पूरे चार्ज के रेस्पेक्ट में बता सके हम नहीं, तो हम किसके रेस्पेक्ट में बताओगे, इसलिए हम लैम्बडा कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें लैम्बडा। तो देखो बेटे तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अब इस फाई की जगह मैं क्या लिख सकूँ बेटे, अगर क्लोज सरफेस है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EA। क्या हो गया बेटे EA। हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो A कहाँ चला गया नीचे, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे Q एप्सिलॉन नॉट A। और देखो मैंने कहा था Q की जगह मैं क्या लिख सकूँ बेटे, Q की जगह मैं हाँ क्या लिख सकूँ बेटे लैम्बडा L, क्लियर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकूँ बेटे लैम्बडा L, क्लियर है। और बेटे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है एप्सिलॉन नॉट, और एरिया की जगह मैं क्या लिख सकूँ, एरिया क्या होता है बेटे, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πRL, क्या होता है बेटे, मान लो इसकी लेंथ क्या है बेटे L है, क्या है L, तो इसका एरिया क्या होगा बेटे E इज इक्वल टू क्या निकल का होगा कि लैम्बडा अपॉन L, और बेटे 2πRL। तो बेटे L से L कट गया, L से L क्या हो गया कट गया, ठीक है बेटे। अगर ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 से क्या कर दूं बेटे डिवाइड, 2 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, और 2 से क्या कर दूं बेटे डिवाइड। देखो बेटा शायद हमने एक चीज छोड़ दी, एप्सिलॉन नोट भी तो है वहाँ, क्या है बेटे एप्सिलॉन नोट, क्लियर है। तो बेटे यहाँ पे क्या आ गया 2
लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। और बेटे हम इसे अलग करके लिखूँ तो मैं इसे लिख सकूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अरे भाई क्या करा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख लिया अलग, तो क्या बचा 2 लैम्डा अपॉन आर। और इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिख सकूँ के और 2 लैम्डा अपॉन आर। तो बेटे ई का फॉर्मूला क्या आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर, हेंस प्रूफ आ गया। तो बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कर दो नोट।